नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर स्टडी चैनल पे को फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यूपी टेट आजीवन मान्यता के आदेश के बारे में, यूपी डबल एस सी 40,000 भर्ती के बारे में, 69,000 के द्वितीय चरण 37,339 छात्रों की नियुक्ति को लेकर शासना आदेश के बारे में, साथ में शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट जाए इसके बारे में बात करेंगे। अगर बात करें खुशखबरी को लेकर लेखपाल भर्ती के विज्ञापन के बारे में, और साथ ही यूपीपीएससी से माफ कीजिए एक नई भर्ती देखने के लिए मिल रही है, उसके विज्ञापन को लेकर ही बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बनवे में सारी अपडेट हम कवर करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अनअकैडमी लेकर आया है क्रैक सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स 24 नवंबर 2020 से। सभी बैच को एक्सेस करने के एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी पर, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अगर आप सीटेट 2020 की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी लेकर आया है कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन सीईटी 2020। 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुआ है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी लेकर आया कंप्लीट रिवीजन बैच को सीईटी पेपर 1 पेपर 2 के लिए। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस पर, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ऑनलाइन अड्डा के 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में उपलब्ध है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जब से आदेश देखने के लिए मिला है, उसके बाद से लगातार दो चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। एक है नई शिक्षक भर्ती को लेकर, दूसरा यूपी टेट के बारे में। और यूपी टेट 2020 जब होगा उसी के बाद आपको देखने के लिए मिलेगी नई शिक्षक भर्ती, जिसको लेकर अभ्यर्थी अपने स्तर से कार्य करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ऐसे में यूपी टेट 2020 आजीवन मान्य होगा या सभी यूपी टेट मान्य होंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जितने अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टीईटी की जो मान्यता होती है वैसे तो 5 साल रहती है, लेकिन ऐसे में 5 साल इसलिए फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक भर्ती निकल कर के आती है, वो कम से कम 3 से 4 साल खा जाती है। फिर जब दोबारा भर्ती देखने का समय आ जाता है तब उनके सामने एक बार फिर से यूपी टेट आता है। 2 महीने के अंदर यूपी टेट की तैयारी शुरू करते हैं, 1 महीने बाद शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो करवा ली जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो टीईटी आजीवन मान्यता के संबंध में आदेश का इंतजार, जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अगर बात करें, देश भर में शिक्षक पात्रता परीक्षा आजीवन मान्यता के संबंध में प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार का जो आदेश है वो इंतजार किया जा रहा है। दिशा निर्देश मिलने के बाद ही प्रदेश की टीईटी नियमों में बदलाव प्रक्रिया किया जाएगा, जैसा कि आप लोग नीचे देख पा रहे हैं। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से शुरू की जा सकेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को इस बारे में अभी तक दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। निर्देश मिलते ही टीईटी उत्तीर्ण होने पर प्रमाण पत्रों को आजीवन मान्यता को लेकर नियमों में संशोधन किया जाएगा। पूर्व में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को दुविधा पर सचिव ने बताया कि कोई भी आगे का जो आदेश है वो तिथि से मान्य होता है। ऐसे में यह तय नहीं है कि अब जो परीक्षा होगी उसके बारे में उसमें सफल होने वाले जो प्रमाण पत्र होंगे वही आजीवन वैध किया जाएगा। बता दें कि एनसीटीई की ओर से आदेश जारी करते समय कहा गया था कि अब जो पात्रता परीक्षा होगी उसके पास करने के लिए प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होंगे। एनसीटीई के चेयरमैन विनीत जोशी की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि पूर्व में टीईटी पास करने वालों के लिए यह नियम लागू हो सकता है या नहीं, इसमें कानूनी सलाह ली जाएगी। सरकार की ओर से पूर्व के अभ्यर्थियों को यदि छूट दी जा सकती है तो 2011-12 से पहली बार जो टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी को मांग शुरू कर देंगे, उनके प्रमाण पत्र को ही वैध किया जाए। तो ऐसे में आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा यहाँ पे सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के सचिव का कहना है कि जो आदेश जारी किया जाता है उसके बाद से मान्य होता है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार अभी इस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है। ऐसे में जो एनसीटीई के सचिव हैं उनकी तरफ से भी चेयरमैन है, सॉरी,
उनका भी यहाँ पे ऐसा कहना है कि आगामी समय के अंदर इसको लेकर जो फैसला है वो लिया जाएगा कि जो पूर्व में टीईटी या फिर सीटीईटी पास किया था वो मान्य किए जा सकते हैं कि नहीं, इसके अंदर कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आएगी। ऐसे में आप सभी को पता है 2011-12 वालों को भी यहाँ पे मान्य करना पड़ेगा, तो पुराने प्रमाण पत्रों को लेकर भी फैसला होना बाकी है। तो ऐसे में टीईटी अगर आजीवन मान्य होता है तो पुराने वालों को भी यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कुछ ने हाल ही में पास किया होगा 1 डेढ़ साल पहले। तो ऐसे में क्या सबको टीईटी देना पड़ेगा, इसको लेकर अभी इंतजार करना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, उसके बाद हम बात करेंगे यूपीएससी 40,000 भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कई ऐसे विवाद हैं जिसको लेकर आप सभी को लगातार जानकारी मैंने दी है। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे भी विवाद हैं जिनकी वजह से बड़ी तरीके से जो मेरिट है वो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि कई बार आप सभी को पता है कि प्राप्तांक पूर्णांक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको अगर मौका दिया जा सकता है तो ऐसे में मेरिट प्रभावित होगी, है ना। लेकिन ऐसे में यहाँ पे अगर हम बात करें, गलत अंकन करने वाले शिक्षा मित्रों के चयन पर अभी असमंजस बरकरार है। इनको लेकर सचिव की तरफ से जो आदेश है वो जारी किया गया था, आप सभी को पता होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री सर ने भी अनुमति दे दी थी। मामला क्या है आप सभी जानते हैं, शिक्षा मित्रों का कॉलम भरना भूल गए थे या फिर दूरस्थ बीटीसी का जो मामला है। ऐसे में इनकी संख्या 60-70 के आसपास रह सकती है। वैसे तो 250 शिक्षा मित्रों के आसपास है। अगर इनको यहाँ पे शामिल किया जाता है तो स्पष्ट तौर पे आप लोग मान के चलिए कि 1-2 अभ्यर्थी उनकी जगह पे बाहर हो जाएंगे। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि इनको कब तक इस भर्ती के अंदर लिया जाएगा, चूँकि आपको पता है कि 31,000 की जो नौकरी है वो मिल चुकी है, 37,000 को मिलने वाली है। तो क्या इन सभी को सेकंड काउंसलिंग में लिया जाएगा, मतलब कि थर्ड काउंसलिंग में? इसको लेकर जो विचार है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसी को लेकर दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है, अगर हम बात करें कि उनके शिक्षा मित्रों के जो चयन को लेकर कहीं न कहीं असमंजस है, लेकिन कॉलम में शिक्षा मित्र का उल्लेख न होने की वजह से चयन से बाहर हो गए थे। बेसिक शिक्षा मंत्री ने पहले उनके रिकॉर्ड में बदलाव करने का जो आदेश है वो भी जारी किया था, लेकिन अब तक उसका जो अनुपालन है वो नहीं हो सका है। परिषद ने अगर बात करें 1 जून को 67,867 की सूची जारी की थी। ऐसे में आप सभी को पता है कि शिक्षा मित्रों को नियुक्ति कैसे मिलेगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक स्कूलों को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम परीक्षा नियम अधिकारी कार्यालय ने जारी किया था, जिसके अंदर आप सभी को बताया कि 8,018 शिक्षा मित्र लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। अचयनित शिक्षा मित्रों ने परिषद कार्यालय में प्रत्यावेदन दिया। उनकी मांग थी कि वर्षों से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य कर साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षक भर्ती के अंदर वो चयनित हैं, लेकिन ऐसे में चयन सूची के अंदर शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में कोर्ट भी गए थे, वहाँ से मामला कहीं न कहीं कुछ बना नहीं। ऐसे में आप सभी को जैसा मैंने बताया कि शिक्षा मित्रों के संघ की तरफ से यहाँ पे जो है अनुरोध किया गया था, उसके बाद यहाँ पे मंत्री जी की तरफ से जो आदेश है वो भी दिया गया। तो सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षा नियम अधिकारी को पत्र भेजा था, शिक्षा मित्रों की चयन सूची शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जो 14 नंबर का कॉलम था वो एससीईआरटी की तरफ से जोड़ा गया था। तो ऐसे में वहीं पे प्रत्यावेदन देने के बाद में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में कुछ शिक्षा मित्र और इस भर्ती के अंदर शामिल हो सकते हैं। हालांकि मंत्री जी की तरफ से आदेश पहले आ चुका है, अब कब तक इसका अनुपालन होगा आप लोग इंतजार करिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें, 69,000 के द्वितीय चरण को लेकर लगातार अभ्यर्थी 37,339 अपनी नियुक्ति को लेकर इंतजार कर रहे हैं, काउंसलिंग को लेकर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप सभी को पता है कि विभाग की तरफ से अभी भी कोई भी शासनादेश जारी नहीं हुआ है। चयन सूची के अंदर कोई बदलाव नहीं करना है, जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं सिर्फ उनकी सूची यहाँ पे देनी है। लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है, अभ्यर्थी परेशान है। कल भी अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी जाकर तमाम जानकारी लेने का जो प्रयास है वो किया, चाहे वो संशोधन के संबंध में रहा हो या फिर अगर बात करें नई चयन सूची को लेकर हो। संशोधन के संबंध में उनकी तरफ से कहा गया कि छोटी-मोटी गलतियों को यहाँ पर ठीक करवा दिया जाएगा, जल्द जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में अभ्यर्थी ने अपनी ये भी मांगे यहाँ पे रखी हैं कि जो गलतियाँ हुई हैं 31,000 के अंदर वो 37,000 में ना हो, तो ऐसे में संशोधन वाला जो आदेश है वो पहले से देखने के लिए मिल जाए। लेकिन ऐसे में जैसा कि आप सभी को पता है कि शासन आदेश को लेकर अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि इसी हफ्ते जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद में आपकी जो काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे में एक संभावित शेड्यूल आप लोग मान के चल सकते हैं। आज या कल में आप सभी के सामने जो शासन आदेश है वो देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके बाद में 27 तारीख से आपकी जो काउंसलिंग है वो भी शुरू हो सकती है। जैसे ही कोई जानकारी आज एससीईआरटी से निकलेगी, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट ई चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर परेशान है, अपने दस्तावेज बिल्कुल रेडी कर लें, क्योंकि आगामी समय में आपको 1 से 2 दिन का ही बस समय मिलेगा। उसके बाद सीधा आपको काउंसलिंग कराने जाना पड़ेगा। तो ऐसे
ऐसे में डॉक्यूमेंट्स को लेकर वीडियो मैंने आपको पहले ही दे दिया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज आपका शासना आदेश जारी होने की प्रबल संभावना है। आज या कल में शासना आदेश आते ही आपकी जो काउंसलिंग है वो इसी हफ्ते संपन्न कराते हुए अगले हफ्ते आप सभी को जो नियुक्ति पत्र हैं वो दे दिए जाएंगे, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। और 10 तारीख के बाद आप लोगों को जो विद्यालय आवंटित वो भी करा दिए जाएंगे, ऐसी भी अपडेट यहाँ देखने के लिए मिल पा रही है। हालांकि आप सभी को पता है कि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं आधिकारिक शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और इंतजार करें, 1-2 दिन के अंदर आपका जो इंतजार है वो समाप्त हो जाएगा और जल्द 37,339 अभ्यर्थी भी 31,000 की तरह विद्यालयों के अंदर पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें 40,000 भर्ती को लेकर, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार आपको जानकारी देखने के लिए मिल रही है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कि आगामी समय के अंदर आप सभी के सामने लगभग 40,000 पदों पर भर्ती शुरू होगी। जैसा कि आपको आयोग के चेयरमैन की तरफ से भी जानकारी दी गई है। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि अगर हम बात करें, सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने भर्ती प्रस्ताव की विसंगति को उल्लेख करते हुए उसे दूर करने को लेकर यहाँ पे जो जानकारी है वो दी है। तो ऐसे में अगर बात करें किन किन विभाग के अंदर कितने पद खाली हैं, गणना की अगर बात करें, जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है 1,000 पद खाली हैं, शिक्षा निदेशक के लगभग 1,000 है। वहीं दूसरी तरफ पहले नंबर पे आपको देखने के लिए मिलेगा परिवार कल्याण विभाग के अंदर लगभग 9,000 हैं, राज्योत्सव परिषद के अंदर 6,000 हैं, बाल विकास के अंदर लगभग 3,000 हैं। ऐसे में नीचे भी आपके सामने 2,1600 भी देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब पदों की संख्या आप सभी के सामने 40,000 की समथिंग है, अगर सही तरीके से अध्याचन लिए जाते हैं। अब ऐसे में हमारे अधिकारियों के बारे में तो आप सभी को पता ही है। उसी क्रम में आप सभी के सामने जानकारी दी जा रही है कि मुख्यमंत्री ने सितंबर में नई भर्तियों पर कुंडली मार बैठे अधिकारियों के चयन बोर्डों के अध्यक्षों को 6 महीने रिक्त पदों को भरने का जो आदेश है वो दिया था। 2-3 वर्ष पहले अध्याचन भेजने वाले विभाग और साथ में 2 स्तरीय भर्ती परीक्षा प्रणाली की मंजूरी का इंतजार कर रहा था। आयोग इसके बाद हरकत में आया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीईटी को पहले के यहाँ पे वेट किया जा रहा था कि सरकार की तरफ से अनुमति मिल जाए। अब ऐसे में जो अनुमति है पूरे तरीके से मिल चुकी है। अब जल्द आप सभी को इन पदों पे जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। उसके लिए आपको पीईटी भी पास करना अनिवार्य होगा, जो कि मार्च-अप्रैल के अंदर आयोजित होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें उस भर्ती के बारे में जिसका अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जो कि लेखपाल भर्ती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7,882 लेखपालों की भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। राज्योत्सव परिषद ने लेखपालों के 7,882 रिक्त पदों की भर्ती का प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। इससे इन रिक्त पदों की भर्ती की कार्रवाई का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। पूर्व में परिषद द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को आयोग ने वापस कर दिया था। आयोग ने चयन वर्ष 17, 18, 18, 19 और 19-20 के रिक्त पदों का जो प्रस्ताव है वो आरक्षण प्रावधानों को पालन करते हुए एक साथ उपलब्ध कराने को भेजा है। तो ऐसे में सबसे पहले आप सभी को यहाँ से लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा और उम्मीदें ऐसी हैं कि जल्द आगामी समय के अंदर यूपीएससी से भी कई भर्तियों के विज्ञापन आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो जो भी अभ्यर्थी अपनी तैयारियां कर रहे हैं लगातार करते रहें। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीपीएससी को लेकर, तो जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूपीपीएससी की तरफ से 328 पदों पर भर्ती करेगा। जैसा कि आप सभी नीचे देख पाए 6 प्रकार के पदों की भर्ती के लिए जो आवेदन वो आज से देखने के लिए मिलेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर आप सभी के सामने आ जाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 प्रकार के 328 पदों पर सीधी भर्ती शुरू करने जा रहा है। आयोग अपनी वेबसाइट पर मंगलवार को इसका जो विस्तृत विज्ञापन है वो जारी करेगा और इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि वो 21 दिसंबर आपको देखने के लिए मिलेगी और जो ऑफलाइन होगा वो 24 तारीख तक आप लोग कर सकते हैं। आयोग की ओर से 6 प्रकार की पदों की सीधी भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इनमें आप सभी के सामने जो 6 विभाग के नाम है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश गृह विभाग, जैसा कि नीचे देख पा रहे हैं, उसके तहत सहायक रेडियो अधिकारी। उच्च शिक्षा विभाग के तहत जैसा कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर। लोक निर्माण विभाग के तहत सहायक वास्तुविद और चिकित्सा विभाग के अंदर जैसा कि आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहे हैं। इन सभी पे जो आवेदन है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही कंप्यूटर सहायक चयनितों की जो अभिलेखों का सत्यापन होगा वो 27 से आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसे में ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट वीडियो। पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्लैश वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।